हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम रसायन विज्ञान के एक यूनिट है पॉलीमर बहुलक, उसका अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने बहुलक क्या होते हैं, बहुलक की परिभाषा क्या होती है, एकलक इकाइयों की परिभाषा क्या होती है, बहुलक की क्या होती है, बहुलकीकरण की क्या होती है, उसके अलावा बहुलकों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुलकों को 6 भागों में बांट रखा था। सबसे पहले स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा था, प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्धसंश्लेषित। जैसे जो प्रकृति में मिले वो प्राकृतिक, प्रयोगशाला में बनाए जाए संश्लेषित, और जो प्रकृति में मिले और उनमें कुछ रसायन मिला दे प्राकृतिक बहुलकों में ही, जैसे वल्कनीकृत रबर वगैरह, और उनका अधिक उपयोग कर लें तो वो कहलाते थे अर्धसंश्लेषित बहुलक। ठीक है, हमने सबसे पहले वर्गीकरण किया स्रोत के आधार पर, फिर हमने संरचना के आधार पर किया वर्गीकरण, त्रियकबंध बहुलक, रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक। ठीक है, फिर हमने एकलक इकाई के आधार पर वर्गीकरण किया। भी एकलक इकाई एक जैसी है तो सम बहुलक, एक से अलग प्रकार के तो विषम बहुलक, सम बहुलक जैसा जिनके नाम के आगे पोली लग रहा हो। ठीक है, जैसे पोलोथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पॉलीएस्टर बहुलक आदि। उसके अलावा विषम बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ एक से अधिक प्रकार की थी, जैसे 2 प्रकार की एकलक इकाइयाँ हो, 3 प्रकार की एकलक इकाइयाँ, तो वो बहुलक कहलाते थे विषम बहुलक। जैसे नाइलॉन 6,6, दोनों एकलक इकाइयाँ हेक्सामेथिलीन, डाइएमीन और एडीपी कमल दोनों अलग अलग होते हैं। टेरलिन या ड्रेकोन जिनमें एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल दोनों एकलक इकाइयाँ अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार बेकेलाइट में भी फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों एकलक इकाइयाँ अलग अलग होते हैं, तो ये विषम बहुलक के उदाहरण थे। उसके अलावा एक वर्गीकरण हमने किया बहुलकीकरण की प्रक्रिया के आधार पर, पॉलीमराइजेशन के आधार पर भी बहुलक बना रहे हैं, तो हम कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं, संघनन बहुलकीकरण से बन रहा है तो ऐसे यौगिक संघनन बहुलक कहला रहे थे। योगात्मक अभिक्रिया से बन रहे थे तो ऐसे बनने वाले यौगिक या बहुलक योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपने 2 वर्गीकरण रह गए, एक तो ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर, एक आणविक बलों के आधार पर। ठीक है, ये दोनों ही वर्गीकरण, एक तो अपना रह गया है ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर, ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर। ठीक, नंबर 5वां वर्गीकरण। एक वर्गीकरण अपना रह गया है आणविक बलों के आधार पर। कई बुक में या मुख्यतः देखा जाए तो जो ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर है, और एक आता है अपना आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यास्थ बहुलक, और एक पढ़ने वाले हैं रेशे बहुलक या धागा बहुलक। और ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर हम पढ़ते हैं ताप शून्यक, एक तो हम पढ़ेंगे ताप शून्यक, और एक हम पढ़ने वाले हैं ताप दृढ़ बहुलक। कई बुकों में या कई जगह ताप शून्यक, ताप दृढ़, प्रत्यास्थ और रेशे, इन चारों को एक साथ ही व्यवस्थित करके लिख रखा है, वो आणविक बलों के आधार पर। यानी हम 5 और 6 प्रकार का वर्गीकरण को दोनों को एक साथ मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। क्या? आणविक बलों के आधार पर, कि उनमें हो जाएगा ताप शून्यक, ताप दृढ़, प्रत्यास्थ और क्या हो जाएंगे, रेशे। ठीक है, आप अलग अलग पढ़ना चाहें तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, हम ताप के प्रति व्यवहार को अलग ले रहे हैं, आणविक बलों के आधार पर जो प्रत्यास्थ और रेशे हैं इन्हें हम अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखना क्या है, आप अब एडिंग डालोगे ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। ठीक है, ताप के प्रति हमने तापमान दिया तो क्या क्या घटनाएं होती हैं उनमें, उसके आधार पर ये 2 भागों में बांट रखा है। एक तो होता है ताप शून्यक, ताप शून्यक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक बहुलक। क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक बहुलक। एक हम पढ़ने वाले हैं दूसरा ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, या हम पढ़ने वाले हैं थर्मोसेटिंग बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक। ठीक है, देखो ताप शून्यक बहुलक क्या होते हैं भी, ये ऐसे बहुलक होते हैं जैसे पोलोथीन हो, पीवीसी हो। आपने देखा होगा जैसे पोलोथीन है, पीवीसी पाइप वगैरह है, इन्हें क्या करते हैं हम काम में ले लिया, बहुलक है, हम लाए, हमने काम में ले लिया, पोलोथीन को काम में ले लिया, पीवीसी पाइप है उनको काम में ले लिया। हो सकता है वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे पाइप वगैरह काम में आए। उसके बाद में क्या है, उनका रिसाइकलीकरण कर लिया जाता है, यानी उन्हें एकत्रित किया जाता है। बहुत सारों को एकत्रित करने के बाद उन्हें गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, और फिर पिघलाकर उसके बाद उन्हें सांचों में डाल दिया जाता है, वो का वही आकार दोबारा डाल दिया जाता है। यदि मान लो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये पीवीसी पाइप है, ठीक है,
हमने काम में ले लिया, मान लो 5-10 साल काम में आ गया, उसके बाद में बेकार हो गया। तो ऐसे जो बहुत सारे पीवीसी पाइप हैं, इन सभी पीवीसी पाइपों को एकत्रित किया जाता है, इन्हें गर्म किया जाता है और सांचों में ढाल दिया जाता है और फिर से यही पाइप बना लिए जाते हैं। फिर काम में आते हैं 5-10 साल, फिर दोबारा बेकार हो गए तो फिर गर्म करके फिर इन्हीं को बना लिया जाता है। यानी पहले बहुलक था, फिर काम में ले लिया, फिर हमने फिर बहुलक बना लिया, फिर काम में ले लिया, फिर बहुलक बना लिया। यानी ये बहुलक निर्माण की प्रक्रिया है ना, जिसे हम कह रहे हैं बहुलकीकरण। क्या कह रहे हैं? बहुलकीकरण। वो बार बार दोहराई जा सकती है, बार बार दोहराई जा सकती है। ठीक है। दूसरा ये है कि इन्हें हम गर्म करें ना, गर्म करें या तापमान दें, गर्म करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यदि भी मान लो रासायनिक परिवर्तन हो जाता ना, तो गर्म करने के बाद में पीवीसी नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता, तभी तो रासायनिक परिवर्तन होता। तो ये है कि ऐसे बहुलक जिनको गर्म करने के पश्चात कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो और बहुलक निर्माण की प्रक्रिया है जिसे हम बहुलकीकरण कह रहे हैं, वो बार बार दोहराई जा सके, ऐसे बहुलक कहलाते हैं ताप शून्यक, या क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक बहुलक। एक बात और ध्यान रखोगे कि जो ये ताप शून्यक बहुलक है ना, इन्हें योगात्मक बहुलकीकरण से बनाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? योगात्मक बहुलकीकरण से बनाया जाता है। और ये बहुलक होते हैं रेखीय बहुलक। कैसे बहुलक होते हैं? रेखीय। ठीक है। यदि मान लो रेखीय बहुलक नहीं होते, साकित बहुलक होते और त्रियकबद्ध बहुलक होते, तो उनमें क्या है? त्रियकबद्ध बहुलक होते जैसे, तो उनमें क्या है? क्रॉसबंध बन जाता। ठीक है, क्रॉसबंध बन जाता और रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता। रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता तो रासायनिक गुण बदल जाता, रासायनिक गुण बदल जाता। जो आप पीवीसी ले रहे थे, पॉलीथीन ले रहे थे, वो पीवीसी पॉलीथीन वो नहीं होता, कुछ और ही बन जाता। यदि भी मान लो योगात्मक बहुलकीकरण नहीं होता, संघनन बहुलकीकरण होता, तो हम देखो एक बार परिभाषा में जाएं संघनन की। संघनन की परिभाषा ये थी, यदि मान लो दो एकलक इकाई आपस में जुड़ रही हैं, ए और बी, तो इनसे जो बहुलक बन रहा है, जैसे मान लो ए बी बन रहा है ना, तो इनमें कुछ छोटे अणु बाहर निकल रहे थे, जैसे H2 बाहर निकल जाए, NH3 अमोनिया बाहर निकल जाए, CO2 बाहर निकल जाए, तो कुछ छोटे अणु बाहर निकल रहे थे। तो इनका जो अणुभार था वो क्या आ रहा था? इनका अणुभार क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ठीक है। यदि मान लो ये ताप शून्यक बहुलक संघनन बहुलकीकरण से बनते, तो इनका अणुभार क्या रहता? कम रहता। कम रहता तो इन्हें गर्म करते, जैसे मान लो शुरू में हमने मान लो ए का अणुभार 20 है, बी का अणुभार कितना है? 30 है, तो कुल अणुभार कितना होना चाहिए था? 50। लेकिन मान लो कोई छोटा अणु निकल गया, जैसे मान लो H2 निकल गया तो अणुभार में 18 की कमी आई होगी। मान लो कोई छोटा अणु निकल गया, उसका अणुभार 3 था, तो अणुभार 50 ने रहकर अब कितना रह गया? 47 रह गया। अब इसे हम गर्म करते और ये ताप शून्यक बहुलक होता, तो इसे हम गर्म करते तो इसका अणुभार जो आता ना भाई 47 ही है। गर्म करोगे तो अणुभार कितना आएगा? 47 ही आएगा। यानी गर्म करने के पश्चात हमें ए और बी का अणुभार जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, यानी उसका मतलब ये है ए और बी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। गर्म करने पर ए और बी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो वो अपना ताप शून्यक बहुलक नहीं होता। ठीक है। तो यदि हमसे कहे ताप शून्यक बहुलक कौन होंगे, तो सीधी सी परिभाषा है, जिनमें बहुलकीकरण की प्रक्रिया बार बार दोहराई जा सके, या ऐसे बहुलक जिन्हें गर्म कर ले, गर्म करने पर तो वो पिघल जाए और ठंडा करने पर कठोर हो जाए, और ये गर्म करने पर पिघल जाए, ठंडा करने पर कठोर हो जाए और फिर से बहुलक बना लिया जाए। ठीक है। तो ऐसे बहुलक कहलाते हैं ताप शून्यक। यानी इतना सा है, ताप आप दोगे तो इसकी भौतिक अवस्था तो बदलेगी, हो सकता है द्रव अवस्था में चले जाएं, हो सकता है ठोस अवस्था में चले जाएं, भौतिक अवस्था बदलती है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे बहुलक ताप शून्यक बहुलक कहलाते हैं। अच्छा, अब आते हैं इनके उदाहरण। उदाहरण आपको सीधे याद रहते हैं तो सीधे याद रख लो, नहीं तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखो क्या, योगात्मक बहुलकीकरण से बन रहे हैं, यानी जो योगात्मक बहुलकीकरण के उदाहरण हैं वो ही ताप शून्यक के हो गए। दूसरे ये रेखीय बहुलक है, यानी जो उदाहरण आपके रेखीय बहुलक के थे, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएस्टर, वो सभी किसके उदाहरण होंगे? ताप शून्यक के उदाहरण होंगे। मैं इनके उदाहरण लिखता हूँ। एक तो उदाहरण है पीवीसी, ठीक है, एक इनका उदाहरण है पॉलीथीन, हो गया। एक इनके उदाहरण है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएस्टर, पॉलीस्टाइरीन, एक उदाहरण है पॉलीएस्टर,
पॉली स्टायरीन, पॉलीएस्टर एक उदाहरण है, नाइलॉन 6, ध्यान रखना ये नाइलॉन 6 नहीं है भाई, केवल नाइलॉन 6। ई कैप्रोलैक्टम जिसकी 1 लाख इकाई होगी उससे बनेगा, हम सीखेंगे कैसे बनता है, अभी हम उदाहरण सीख रहे हैं, ये इसके उदाहरण हो गए। यदि हम आप ध्यान करो एक बात, जब हम रेखीय बहुलक पढ़ते हैं तो उसका उदाहरण पॉलीथीन आता है, लेकिन जो पॉलीथीन आता है वो उच्च घनत्व पॉलीथीन आता है। तो ये कौन सी पॉलीथीन है? उच्च घनत्व HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथेन या HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये इनके उदाहरण हो गए ताप शून्यक के। अब हम दूसरे प्रकार के बहुलक पढ़ने वाले हैं, ताप दृढ़। जो विशेषता इनकी है उनसे उल्टा इनकी होगी। कैसे? बहुलकीकरण की प्रक्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, तो इनमें आप क्या कहेंगे? बहुलकीकरण की प्रक्रिया बार बार नहीं दोहराई जा सकती। गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इनमें क्या है? गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, ये योगात्मक बहुलकीकरण से बनेंगे, तो ये किससे बनेंगे? संघनन बहुलकीकरण से बनेंगे। ये रेखीय बहुलक होते हैं, तो ये कौन से बहुलक होते हैं? त्रियकबद्ध बहुलक होते हैं। हो गया? ऐसे बहुलक जिनमें बहुलकीकरण की प्रक्रिया बार बार नहीं दोहराई जा सके या जिनमें गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाए, वो अपने ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण इनके हैं, एक तो है बेकेलाइट। क्या उदाहरण है? बेकेलाइट, ठीक है। एक है यूरिया फॉर्मएल्डिहाइड बहुलक, यूरिया फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन, ठीक। फॉर्मएल्डिहाइड होता है भाई HCHO, ठीक है। यूरिया फॉर्मएल्डिहाइड बहुलक बेकेलाइट हो जाए, ठीक है। उसके अलावा इनके उदाहरण जैसे भाई मान लो अपना वल्कनीकृत रबर हो जाए, क्या हो जाए? वल्कनीकृत रबर हो जाए, ठीक। उसके अलावा जो अपने संघनन बहुलकीकरण के और उदाहरण जैसे नाइलॉन 6 है, टेरलिन या ड्रेकोन है, वो भी अपने ताप दृढ़ के बहुलक, ताप दृढ़ बहुलकों के उदाहरण हो सकते हैं, ठीक। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, वर्गीकरण आप पढ़ रहे हो ना, तो जो उदाहरण ताप शून्यक के हैं वो रेखीय के हो सकते हैं, वो योगात्मक के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं सभी में जो बहुलकों का जितना वर्गीकरण पढ़ रहे हैं सभी में अलग अलग उदाहरण चलेंगे, नहीं, केवल एक हिस्से में अलग अलग होते हैं। जैसे प्राकृतिक का अलग है, संश्लेषित का अलग है, तो अर्धसंश्लेषित का अलग है। अब जैसे अर्धसंश्लेषित का है वो किसी और का भी उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर 2 प्रकार के बहुलक हैं, वो हो गया, ठीक है। अब अपना एक लास्ट वर्गीकरण बचता है, लास्ट वर्गीकरण बचता है नंबर 6, वो है अपना आणविक बलों के आधार पर। नंबर 6 वर्गीकरण है आणविक बलों के आधार पर। दो भागों में है, एक तो है प्रत्यास्थ, एक है रेशे बहुलक, जिन्हें हम धागा बहुलक भी कहेंगे, ठीक। देखो क्या है, जो 1 लाख इकाइयाँ बनते हैं, जब 1 लाख इकाइयाँ होती हैं, वो एक लाख इकाई दूसरी 1 लाख इकाई से जुड़ती है, ऐसे लगातार जुड़ती रहती है, उसके बाद में अपना बहुलक बनता है। जब 1 लाख इकाइयाँ जुड़ी, उनके बीच में आणविक बल कैसे हैं, उसके आधार पर बहुलक मुख्यतः तो होते हैं 4 प्रकार के, ताप शून्यक, ताप दृढ़, प्रत्यास्थ और क्या होते हैं? रेशे। लेकिन हमने क्या पढ़ा, जिनका तापमान का जिन पर प्रभाव पड़े, यानी ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर, उनको हमने अलग से पढ़ लिया है। तो हम आणविक बलों में यहाँ पढ़ने वाले हैं एक प्रत्यास्थ और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? रेशे बहुलक, ठीक है। तो प्रत्यास्थ बहुलक क्या होते हैं? एक तो इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, ठीक, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, यानी उन्हें हम खींचेंगे, ठीक है, तो एक कुंडलीनुमा संरचना होती है, खींचने पे वो एक सीमा तक खिंच जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने छोड़ दिया, बाह्य बल हटा दिया, तो वापस उसी जगह आ जाते हैं। ये सेम स्प्रिंग की तरह है, मान लो ये स्प्रिंग है, इसे हमने खींच लिया तो खिंच गई, लेकिन खिंचेगी एक सीमा तक, जैसे मान लो ये यहाँ तक खिंच रही है, उससे ज़्यादा नहीं खिंचेगी, ठीक, खिंचेगी। हमने यहाँ से हाथ हटा दिया, यानी हम ये कह रहे हैं बाह्य बल हटा दे तो वापस उसी जगह आ जाएँ। तो ऐसे बहुलक होते हैं अपने कौन से? प्रत्यास्थ बहुलक। कौन से बहुलक होते हैं? प्रत्यास्थ। इनमें दुर्बल बंध पाया जाता है। कैसे बंध पाए जाते हैं? इनमें दुर्बल बंध पाए जाते हैं, ठीक है।
इनके उदाहरणों की बात करें, एक तो होता है रबर, एक होता है अपने क्या है नियोप्रीन। क्या होता है रबर और एक क्या होते हैं नियोप्रीन। आप क्या कहोगे प्रत्यास्थ बहुलकों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, खींचने पे खिंच जाते हैं, वायबल हटाने पर वापस उसी जगह आ जाते हैं, ऐसे बहुलक प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। इनमें दुर्बल बंध पाया जाता है, उदाहरण इनके रबर और क्या है नियोप्रीन। एक दूसरा वर्गीकरण है भाई, इनमें दुर्बल बंध है तो इनमें प्रबल बंध है। कौन सा बंध है? प्रबल बंध। प्रबल बंध जैसे हो सकता है इनके मध्य हाइड्रोजन बंध हो जाए, या हो सकता है इनके मध्य डाइपोल डाइपोल जो बॉन्ड होता है, जैसे द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है, या तो हाइड्रोजन बंध होगा या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होगा, जो इनकी तुलना में इनमें बंध क्या होता है? प्रबल होता है। हमें पता है ये हाइड्रोजन बंध और द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल इतने प्रबल नहीं होते हैं जितना हम केमिस्ट्री में और बंध पढ़ते हैं, जैसे सहसंयोजक बंध, उसके अलावा उपसंयोजक बंध, धात्विक बंध, उतना नहीं होता है। लेकिन यहाँ प्रबल लिख रखा है, उसका मतलब ये है प्रत्यास्थ की तुलना में रेशे या धागा बहुलक होते हैं उनमें अधिक प्रबल बंध रहता है, ठीक है। ये एक विशेष प्रकार के बहुलक होते हैं जिन्हें हम धागा बहुलक भी कहते हैं। इनमें प्रबल बंध पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध हो या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल हो, इनकी तुलना में प्रबल होता है, ठीक है। यदि हम इनके उदाहरणों की बात करें तो एक उदाहरण इनका नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। उसके अलावा इसका एक उदाहरण ड्रेकोन भी है, ठीक। उसके अलावा कुछ प्राकृतिक भी हैं, जैसे कपास है, ऊन है, रेशम है, सिल्क वगैरह इसी के उदाहरण, ठीक है। ये अपना बहुलकों का जो वर्गीकरण था वो हो गया। हमने 6 प्रकार से बहुलकों को वर्गीकृत किया, सभी का हमने अध्ययन कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटे थे, प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। उसके बाद में हमने संरचना के आधार पर बांटे, रेखीय, साकी, त्रियक बंध। फिर हमने एकलक इकाइयों के आधार पर बांटा, कैसी? समबहुलक और एक क्या पढ़े? विषम बहुलक, ठीक है। उसके अलावा हमने एक वर्गीकरण बहुलक निर्माण की प्रक्रिया या बहुलकीकरण के आधार पर किया, कौन सा? योगात्मक या कौन सा? संगणन। उसके अलावा हमने एक वर्गीकरण ताप की प्रति व्यवहार के आधार पर, ताप शून्य, ताप दृढ़। एक वर्गीकरण आणविक बलों के आधार पर, जिसमें हमने प्रत्यास्थ बहुलक और कौन से पढ़े? रेशे। आप ध्यान करो, जब हम एकलक इकाइयों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं 2 प्रकार का पढ़ते हैं, सम बहुलक और दूसरा होता है विषम बहुलक, ठीक है। अच्छा, अब हम एक नया टॉपिक है छोटा सा, उसका अध्ययन करेंगे। उसका नाम है विषम। जैसे विषम बहुलक है ना, तो विषम बहुलक की जो प्रक्रिया है निर्माण की, उसे हम कहते हैं विषम बहुलकीकरण, विषम बहुलकीकरण, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है सहबहुलकीकरण, सहबहुलकीकरण, ठीक है। हम कह सकते हैं इसे कोपोलिमराइजेशन, कोपोलिमराइजेशन, सहबहुलकीकरण, विषम बहुलकीकरण, या हम कह सकते हैं हेटेरोपोलिमराइजेशन, ठीक है। जैसा नाम से लग रहा है विषम बहुलकीकरण या सहबहुलकीकरण। इसमें ऐसा होगा कि जो एकलक इकाइयाँ हैं, एकलक इकाइयाँ हैं वो एक से अधिक प्रकार की हों। एकलक इकाइयाँ जब एक से अधिक प्रकार की हो, वो आपस में जुड़कर बहुलक बनाती हैं, तो वो प्रक्रिया आपका विषम बहुलकीकरण या क्या कहलाता है? सहबहुलकीकरण। तो आप क्या कहोगे? एक से ज़्यादा प्रकार की एकलक इकाइयाँ, एक से ज़्यादा प्रकार की एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़कर बहुलक बनाती हैं, पॉलीमर बनाती हैं, बहुलक बनाती हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विषम बहुलकीकरण, हेटेरोपोलिमराइजेशन, या सहबहुलकीकरण, कोपोलिमराइजेशन, ठीक है। परिभाषा हो गई। अच्छा, अब ये है कि ये जो विषम बहुलकीकरण है ना, ये भाई अपने 4 प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है? 4 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो पहला आता है एक क्रम रहित। कौन सा आता है? क्रम रहित, जिसे हम कहते हैं रैंडम पोलिमराइजेशन। क्या कहते हैं? रैंडम पोलिमराइजेशन, रैंडम कोपोलिमराइजेशन या रैंडम हेटेरोपोलिमराइजेशन, ठीक है। एक आता है अपना एकांतरित। क्या आता है? एकांतरित विषम बहुलकीकरण या अल्टरनेटिंग।
क्या आता है? अल्टरनेटिंग कोपोलिमराइजेशन या अल्टरनेटिंग हेटेरोपोलिमराइजेशन। ठीक है। एक अपने आता है खंड विषम बहुलकीकरण, खंड विषम बहुलकीकरण, खंड विषम बहुलकीकरण या खंड सह बहुलकीकरण। इसे हम कहेंगे ब्लॉक कोपोलिमराइजेशन या ब्लॉक हेटेरोपोलिमराइजेशन। ठीक है। एक आता है अपना कलम विषम बहुलकीकरण, जिसे हम कहते हैं ग्राफ्ट। ठीक। इनका आपको इंग्लिश टर्म याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कईयों में, जो रैंडम अल्टरनेटिंग ब्लॉक, ये रैंडम अल्टरनेटिंग ये नाम नहीं आया, उसमें आया था ग्राफ्ट पोलिमराइजेशन, एक में आया था ब्लॉक कोपोलिमराइजेशन या ब्लॉक विषम बहुलकीकरण। सीधा लिख देता है वो, खंड नहीं लिखेगा। वो क्या लिखेगा मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑप्शन में आया था उसने लिखा था ब्लॉक विषम बहुलकीकरण। एक उदाहरण दे रखा था और पूछ रहा था, जिसके ऑप्शन में सीधा ऐसे लिख रखा था ब्लॉक विषम बहुलकीकरण। इसका मतलब हमें इंग्लिश टर्म आना चाहिए, इसे करें ब्लॉक, उसे करें ग्राफ्ट। ठीक। देखो क्या है, पहला है एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ें। जैसे हम पढ़ेंगे भाई, एक नायलॉन 6 है, इसकी एकलक इकाइयाँ होंगी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस में एक होगी एडीपी कमल। क्या होगा? एडीपी कमल। ठीक है। जिनमें एकलक इकाइयाँ एक जैसी नहीं है, एक से अधिक प्रकार की हैं, जैसे 2 प्रकार की है और अधिक प्रकार की हैं, तो वो आपस में जुड़कर जब बहुलक बना रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम विषम बहुलकीकरण या सह बहुलकीकरण कहते हैं। जैसे नायलॉन 6 में दोनों एकलक इकाइयाँ हैं, अलग अलग हैं, ये बनती है संघनन बहुलकीकरण से। ठीक है। तो इसका मतलब आप ये नहीं लगाओगे कि विषम बहुलकीकरण हमेशा संघनन बहुलकीकरण से होता है। आप एक पॉइंट नोट कर लोगे यहाँ कि जो सह बहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण होता है ना, ये संघनन बहुलकीकरण से भी हो सकता है, और उसके अलावा जो आपका दूसरा प्रक्रिया है योगात्मक बहुलकीकरण, दोनों से हो सकता है। ये 4 प्रकार से हो सकता है। हम इन चारों को सीख रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि अपना जो बहुलक है वो विषम बहुलकीकरण बना रहा है या सह बहुलकीकरण प्रक्रिया हो रही है, तो जो 2 एकलक इकाइयाँ हैं वो हमने अलग अलग मान ली, एक को ए और एक को क्या मान ली, बी। क्रम रहित में क्या है कि जो एकलक इकाइयाँ हैं उनके आपस में जुड़ने का कोई क्रम नहीं है। जैसे मान लो ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, फिर ए आ गया। ठीक है। उसके बाद में फिर बी आ जाए, बी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर लगातार ए आता रहे, फिर बी आता रहे, फिर बी आ जाए, फिर ए आ जाए। कोई क्रम नहीं है। तो ऐसा बहुलकीकरण, ऐसा विषम बहुलकीकरण क्रम रहित विषम बहुलकीकरण या क्रम रहित सह बहुलकीकरण कहलाता है। ठीक। दूसरा आता है अपना एकांतरित। एकांतरित का मतलब होता है एक का अंतर या अल्टरनेटिंग क्रम हो। अल्टरनेटिंग क्रम का मतलब है, जैसे मान लो एक बार एक एकलक इकाई आ गई, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, ऐसे ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। ठीक है। ये कौन सा है? एकांतरित। देखो क्या है, ए और बी एकलक इकाई किसी भी बहुलक में नहीं होती हैं। एकलक इकाई जो होती है उनका कोई ना कोई नाम होता है, जैसे इसका हेक्सामेथिलीन डाइमीन एडीपी कमल है। ठीक है। इतनी बड़ी संरचना जैसे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की, इसमें 6 तो CH2 समूह रहेंगे। ठीक है। और 2 एमीन समूह रहेंगे NH2। ठीक है। और एडीपी कमल में एक CH2, तो ये तो 4 है, और दोनों तरफ COO, ये संरचना है एडीपी कमल की, मैं बना दूँ CH2 COOH और COOH, ये CH2 होते हैं 4। ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे कि इसको 6 क्यों कहा गया, लेकिन ये जो एकलक इकाइयाँ ये बड़ी बड़ी बनाएं, ये इतनी बड़ी आ रही है, ये इतनी बड़ी आ रही, बड़ी बड़ी बनाएं तो हमारा होगा नहीं। हमने क्या मान लिया, ए और बी कहकर कर रहे हैं हम उनको। ठीक है। तो देखो क्या है, कोई क्रम नहीं है, क्रम रहित, एक के बाद एक का अंतर छोड़ के आ रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं एकांतरित। अब आता है खंड या ब्लॉक। इसमें क्या है, एकलक इकाइयाँ खंडों में विभक्त होती हैं। जैसे मान लो मैं कह दिया 3 बार ए आ गया। ठीक है। बी 2 बार आ गया। ठीक है। फिर 3 बार ए आ जाए, बी क्या आ गया, 2 बार आ गया, ये लो। ठीक है। अब क्या हो, 3 बार फिर ए आ जाए। ठीक है। फिर क्या हो, 2 बार फिर बी आ जाए। ठीक है।
फिर 3 बार ए आ जाए, 2 बार बी आ जाए, यानी जो एकलक इकाइयाँ जुड़ रही हैं उसमें ये एक खंडों के रूप में, छोटे छोटे खंडों के रूप में जुड़ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं खंड विषम बहुलकीकरण। ठीक है। सबसे लास्ट अपना आता है कलम बहुलकीकरण या ग्राफ्ट विषम बहुलकीकरण। ठीक है। देखो क्या है इसमें, क्या है, एक मुख्य श्रृंखला होती है, जैसे मान लो ए ने मिलकर एक मुख्य श्रृंखला बना ली, ए ने मिलकर एक मुख्य श्रृंखला बना दी, इसमें छोटी छोटी साकी श्रृंखलाएं, जैसे बी की जुड़ गई, यहाँ बी की जुड़ गई, यहाँ बी की जुड़ गई, इस प्रकार से एक मुख्य श्रृंखला होती है और उससे शाखाओं के रूप में, जैसे हम कलम लगाते हैं ना, बायो वाले जानते होंगे, कलम लगाते हैं किसी पेड़ पर, किसी पेड़ के तने पे लगा दें, सेम वैसे यहाँ एक मुख्य श्रृंखला है, उससे अनेक शाखाओं के रूप में दूसरी प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ी रहती है। एक प्रकार की एकलक इकाई तो मिलकर एक श्रृंखला बना लेती है सीधी, उससे शाखाओं के रूप में दूसरी एकलक इकाइयाँ जुड़ी रहती हैं, तो ऐसा विषम बहुलकीकरण क्या कहलाता है, कलम बहुलकीकरण कहलाता है। ठीक है। तो ये अपना विषम बहुलकीकरण या सह बहुलकीकरण था, वो हो गया है। ठीक है। तो देखना क्या था इसमें, विषम बहुलकीकरण या सह बहुलकीकरण, इसमें क्या था, एकलक इकाइयाँ जब बहुलक के निर्माण में काम आने वाली एकलक इकाइयाँ एक से अधिक प्रकार की होती हैं, तो इस प्रकार से बनने वाले बहुलक विषम बहुलक या सह बहुलक कहलाते हैं। और जो ये प्रक्रिया है उसे हम विषम बहुलकीकरण, हेटेरोपोलिमराइजेशन या सह बहुलकीकरण या कोपोलिमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे नायलॉन 66 में एकलक इकाइयाँ अलग अलग हैं, टेरलिनिया ड्रैकोन है उसमें एकलक इकाई अलग अलग हैं, जैसे टेरिफ्थैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल होता है उसमें। तो ऐसे जो अलग अलग एकलक इकाइयाँ हैं वो अपने जो प्रक्रिया की तरह बनी है उस प्रक्रिया को विषम बहुलकीकरण या सह बहुलकीकरण कहते हैं। एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आया ऑप्शन में, क्या विषम बहुलकीकरण किस प्रक्रिया से बनता है। पहला ऑप्शन था योगात्मक, दूसरा था संघनन, तीसरा था दोनों, चौथा था इनमें से कोई नहीं। देखो क्या है, यदि आपने विषम बहुलकीकरण के उदाहरण पढ़े उस समय नायलॉन 6 आपको ध्यान है, टेरिलिनिया ड्रैकोन ध्यान है, तो हम क्या करते हैं भाई, नायलॉन 66 टेरिलिनिया ड्रैकोन संघनन बहुलकीकरण से बनता है, तो हम संघनन बहुलकीकरण को टिक करते हैं। लेकिन नहीं, ये योगात्मक से भी बन सकता है और किससे बन सकता है, संघनन से भी बन सकता है। 4 प्रकार के हैं, जब एकलक इकाई जुड़ने का कोई क्रम नहीं हो, क्रम रहित, क्रम हो एक के बाद एक आए तो एकांतरित, टुकड़ों के रूप में आए तो खंड, और एक कलम के रूप में आए एक मुख्य श्रृंखला और शाखाओं के रूप में दूसरी प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ी हों, तो उसे हम कहते हैं कलम बहुलकीकरण। ठीक है। ये विषम बहुलकीकरण अपना हो गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।